हालांकि कहते हैं कि एक अच्छे दिन की शुरुआत हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं और इस उपहार को पाने के लिए हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होना अति अनिवार्य है। इसीलिए बिहार बिहान अपने दर्शकों की सुबह की शुरुआत महापुरुषों द्वारा कहे कथन और सूक्तियों से करवाता है ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। आइए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन से और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो पूरी किताब है। अतः जीवन जीने का आनंद मिलजुल कर एक साथ रहने में ही है और इस बात को हमारी आज की मेहमान बखूबी साबित करती हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन एवं समाज कल्याण के लिए निछावर कर दिया। आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि का। आप हैं डॉक्टर नम्रता आनंद, समाज सेवी। इसी के साथ साथ इन्हें बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया है। यह बतौर शिक्षिका इन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रकाशमयी किया और एक नई दिशा दिखाई है, जिसके लिए इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार है: नेशनल यूथ अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महादेवी वर्मा अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2019 इत्यादि। इसी के साथ आपका पुनः स्वागत है नम्रता जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बिहान की पूरी टीम को मेरा सादर नमन है। आज आपने जो मौका दिया इसके लिए तहे दिल से आभार, अभिनंदन। नम्रता जी, कहते हैं कि ऊपर वाले की दी सबसे नायाब चीज़ होती है यह मानव जीवन, और अगर सही मायने में इस जीवन की बात करें तो वो होता है एक दूसरे के लिए एक साथ मिलजुल के रहना, जो काफ़ी अच्छे कर्मों के बाद हमें मिलती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपके दृष्टिकोण से क्या है यह मानव जीवन के सही मायने? मानव सृष्टि का एक अनमोल उपहार है। मैं मानव की सेवा करती हूँ। केवल मानव ही नहीं, पशु भी की भी सेवा करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे दर्द को समझते हैं, आप एक दूसरे के दर्द को कैसे समझते हैं। मानव जब जन्म लेता है तो बहुत सारे परिस्थितियों को झेलते हुए वो आगे बढ़ के एक इंसान के रूप में खड़ा होता है। तो वैसी परिस्थितियों में हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कितना प्रेम है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए क्या भाव है, हम कैसे एक दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं। एक समाज सेविका के रूप में मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार से। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता आनंद है और मैंने बचपन से ही लगातार सेवा में कार्यरत रही हूँ, एक शिक्षिका के रूप में भी रही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दर्द दिखता है लोगों का, किस तरह से परिस्थितियाँ कैसे एक दूसरे को परेशान कर रही है और कैसे मैं उनके बीच जाके उनके दुख को दूर कर पाऊँ, कैसे उनके छोटी छोटी सी ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ, कैसे मैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक अच्छा मानव बनने की कोशिश करूँ और मैं कोशिश में धीरे धीरे कामयाब भी हो रही हूँ। सही मायने मानव जीवन के एक अच्छा मानव बन के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। कहते हैं कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और आप इसमें लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत मेरे स्कूल से ही हुई और मेरे पापा श्री अनिल कुमार वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बक्सर से रिटायर किए और मैंने उनको ही देखा और मेरे नाना जी को भी मैंने देखा, श्री भानुंजय सहाय जी को। उन लोगों को जो मैंने बचपन में जब मैं क्लास 4-5 में पढ़ती थी तो हमेशा ये देखने को मिलता था कि घर में कोई भी अगर ज़रूरतमंद आ जाता था तो उनको मदद मिलती थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। पापा मेरे कोर्ट में रहे, हम लोगों को 2-4 बार मौका मिला तो छोटी छोटी सी जो लोग आते थे जिनका केस मुकदमा होता था, उस टाइम में मुझे लगता था कि पापा उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो पूरा लिस्ट टंगवा दिया करते थे ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो या बीच के बिचौलिए या एजेंट जो हैं वो उनसे नाजायज़ पैसा न लें। तो पहला मुझे वो दिखा था। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उनको मैंने बहुत सारे चीज़ों में देखा कि वो बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, और हमारे पिताजी श्री अनिल कुमार वर्मा,
उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक जज के रूप में वो रहे, लेकिन वो बिल्कुल सीधे साधे एक इंसान की तरह से रहे, और मतलब कोई भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं, कोई अहम नहीं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची, जैसे जब मैंने 96 में एडमिशन लिया पटना कॉलेज में, तो मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिवर्सिटी स्तर पर ये बच्चों को समाज से जोड़ के कॉलेज के लड़के लड़कियों को समाज के प्रति किस तरह से आप और अच्छा कर सकते हैं, समाज के चीज़ों को सोचने को ये मंच मजबूर करता है। तो मैं जब इस मंच से जुड़ी तो मुझे लगा कि सच में एक बहुत बड़ा मंच है और इससे कई गतिविधियों को करने का मुझे मौका मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच में मानव सेवा के प्रति भी मैं वहाँ से जागरूक हुई कि कैसे हम लोग स्लम में, बस्ती में जाएं, कैसे हम लोग महिलाओं के बीच जाएं, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के प्रति हमारा किस तरह से दायित्व होना चाहिए। तो वो एक मंच ऐसा था राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको मैं भूल नहीं पाती हूँ, जो सच में मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद स्लम सेवा की तरफ मैं बढ़ी। जब मैं कॉलेज जाती थी, चितकोहरा से पटना कॉलेज जब जाती थी, तो उस समय मात्र मैं 15 साल की थी और जस्ट इंटर में मैंने एडमिशन लिया था 96 में। तो आते जाते मुझे गरीब स्लम से गुजरना पड़ता था। चितकोहरा पुल के नीचे जो नट और गुलगुलिया की फैमिली रहती है, उनके बीच से गुजरना पड़ता था। तो वो बच्चे हमारा पैर पकड़ लेते थे, भीख मांगते थे। एक एक परिवार में 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे। तो मुझे पहले बहुत गुस्सा भी आता था, फिर मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी और मुझे ये समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों ये ऐसा करते हैं। फिर मैं उनके बीच गई, उन लोगों के बीच गई पानी पीने के बहाने से, और उनको कहा कि आप मुझे पानी पिलाइए। तो वो जो औरतें बहुत गंदे में बैठी थी, उन्होंने ग्लास लेके उसको मांजा। वहीं पे मुझे लगा कि जब ये समझ रही हैं कि मैं एक अच्छे घर की महिला हूँ, या फिर इनको लग रहा है कि कोई हमारे बीच एक महिला आई है जिसको हमें ग्लास को मांझ के पानी देना चाहिए, तो ये समय मुझे लगा कि इनको हम कुछ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वहीं पे मैंने एक बहुत सूखी सी रोटी को 2-4 बच्चों को बांट के खाते देखा, जो कि मतलब एकदम पापड़ की तरह टाइट हो चुका था। उस रोटी को जो मैंने खाते देखा, तो मुझे लगा कि मैं इनके पढ़ने के बारे में सोच रही हूँ कि ये पढ़ते क्यों नहीं हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन इनके पास तो खाने के लिए रोटी ही नहीं है। फिर पढ़ाई तो दूर दूर तक सपना है इनके लिए, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वैसी स्थिति में मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनके बीच इनके बच्चों को पढ़ाऊं। ठीक है, पूरे समाज को नहीं बदल सकती, लेकिन एक छोटे से प्रयास से अगर कुछ के जीवन का उजाला बन जाऊं, तो मैंने ये कोशिश शुरू की। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो उनको बहुत हंसी आई, उन औरतों को बहुत हंसी आई। उन्हें ये लगा कि बस ऐसे ही ये बोल रही हैं, ये आएंगी नहीं, मैं कल से आऊँगी। मैंने उनको कहा, तो बोला ठीक है, देखते हैं। तो कल फिर मैं जब वहाँ पहुँच गई तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने बच्चों को कभी पेड़ के नीचे, कभी मतलब मौखिक पढ़ाई से उनके साथ खेल खेल के माध्यम से उनके बीच उनको पढ़ाना, फिर सिखाना, कुछ गाना डांस के माध्यम से उनको, ताकि उनका मन मेरे में लग जाए। फिर मैं इनको जिस तरह से चाहूँ उस तरह से मोड़ सकती हूँ। तो पहले मैंने मौखिक पढ़ाई साल भर उनके साथ खूब खेलना कूदना, मौखिक पढ़ाई, टॉफ़ी, पॉकेट खर्च जो मिलता था उनसे उन लोगों के लिए टॉफ़ी ले जाती थी, उनके लिए स्लेट, कॉपी, पेंसिल। और उस समय मनोहर बाल पोथी किताब चलता था, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, वो मनोहर बाल पोथी मैं ख़रीदती थी और उनको ले जाके देती थी। उसके लिए मुझे पैसे थे नहीं हमारे पास, क्योंकि आने जाने का जो फेयर मिलता था हमारे पास सिर्फ वही था। माँ हम लोगों को, मेरी माँ का बहुत सहयोग रहा मुझे आगे बढ़ाने में। माँ श्रीमती रजनी वर्मा, वो साथ में हमारे रहती थी पटना, यहाँ हम भाई बहनों के साथ, और पापा हमारे जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ रहते थे। तो फिर उस वक्त मैं पटना कॉलेज से, किसी को बताती नहीं थी, पटना कॉलेज से गांधी मैदान से पटना कॉलेज और पटना कॉलेज से गांधी मैदान, ये मैं पैदल चली जाती थी और पैदल आ जाती थी। वो पैसा मैं डेली बचाती थी और उस पैसे से मैं बच्चों के लिए मनोहर बाल पोथी, स्लेट, किताब, कॉपी, ये जो भी उनकी ज़रूरत थी, टॉफ़ी, वो मैं ख़रीद के लेके जाती थी। क्योंकि टॉफ़ी से बच्चे आकर्षित होते थे और जो मैं कहती थी वो सुनते थे, इसलिए उनके लिए मैं टॉफ़ी लेके जाती थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती थी, लेकिन जो भी चीज़ें, जैसे चार्ट पेपर ख़रीद के लाना, चार्ट पेपर लगा के फिर उनको बेसिक चीज़ें बताना, तो ये सब करते करते फिर 2 साल में वो बच्चे लाइन अप हो गए। उसके बाद फिर मैंने इनको अमला टोला स्कूल में एडमिशन कराया। वहीं पे चितकोहरा में एक अमला टोला स्कूल है, वो हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे भी आया था।
कि करीब 30-32 बच्चों को 30-32 बच्चों को मैंने उसमें एडमिशन, पहले मैंने बेसिक उसको ट्रेनिंग दिया, बेसिक पढ़ाया और उसके बाद उसको वो सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ के लड़के और लड़कियां सभी निकले और मुझे खुशी है मेरी टर्निंग पॉइंट वहीं से थी। मुझे लोग पागल कहने लगे, मुझे सभी का कहना हुआ कि ये पागल हो गई है, जज की बेटी होके गरीब लोग के बीच जाती है। मुझे परिवार लोगों का ताना सुनना पड़ा, फ्रेंड्स का सुनना पड़ा कि कॉलेज का क्लास करके सब घर जाते हैं तो ये गरीब के बीच जाती है, उसको पढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब मेरे लिए तो ये मुझे तो करना है, मुझे करना है, इन बच्चों को पढ़ाना है। और जब मुझे ना 2004 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय सेवा योजना पटना विश्वविद्यालय ने मेरे नाम को रेकमेंड किया कि लगातार मेरे कार्यों को वो देख रहे थे, चाहे वो प्लांटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब साफ़ सफाई ही हो, जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, स्वच्छ भारत अभियान। तो मतलब वो उस समय भी हम लोग कभी पटना जंक्शन साफ़ कर रहे हैं, कभी गोलघर कंपाउंड साफ़ कर रहे हैं। तो वो कैंप के माध्यम से हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि एक अवेयरनेस का जरिया ये भी है। हम लोगों के बीच जब झाड़ू उठा करके जब स्टेशन को साफ़ करेंगे तो लोग जो कचरा फेंकते हैं वो कूड़ेदान में डालेंगे। तो विभिन्न माध्यमों से हमें राष्ट्रीय सेवा योजना से एक उस समय सती सर हुआ करते थे, पुष्पा दीदी हुआ करती थी, मैं उन लोगों को आज भी भूल नहीं पाती हूँ। बहुत सारे सर मैम थे जो उन लोगों, धर्मशीला मैम थी, उन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा था। तो लगातार बढ़ते हुए और विभिन्न क्षेत्रों को मैंने जाना कि विभिन्न क्षेत्र हैं जहां मैं काम कर सकती हूँ। मतलब आपसे जानना चाहूँगी किन किन क्षेत्रों में आप समाज हित का कार्य कर रही हैं? मैं लगातार पिछले 25 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हूँ। हमारा सबसे पहले जो मेरा लगाव हुआ वो स्लम क्षेत्र में हुआ। तो मैं उन बच्चों के, गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ मैंने काम किया और मेरा मेन ये था कि उन लड़कियों को भी विद्यालय पहुंचाऊं। तो मैं इसमें कामयाब भी हुई और बच्चियों ने अच्छा करके भी दिखाया। तो स्लम एरिया एक मेरा क्षेत्र है जो जहाँ के बच्चों, महिलाओं पे मैं लगातार काम कर रही हूँ। दूसरा क्षेत्र मेरा है महिला सशक्तिकरण के लिए भी महिलाओं के बीच जा रही हूँ और डिफरेंट एरियाज़ में जा रही हूँ और उनके स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रही हूँ। जैसे सिलाई केंद्र है हमारा कुर्थौल में, जो निःशुल्क सिलाई केंद्र है, वो संस्कारशाला, दीदी जी फाउंडेशन का एक संस्कारशाला है हमारा। उसमें उन बच्चियों और घर बैठी महिलाओं को निःशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि वो बच्चियाँ 3 महीने में अपने कोर्स को कंप्लीट करके और फिर उनको मैं कुछ काम प्रोवाइड कर पाऊँ। तो लगातार अभी लगी हूँ उनको काम देने में, या फिर वो अपने अपने जगहों पे कुछ ऐसे ही और लोगों को सिखाकर या फिर दूसरों के कपड़े सिलकर वो अपना अर्निंग कर पाएँ। और तो ये मेरा एक प्रयास है। और फिर मैं पर्यावरण के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत हूँ। अभी आपने कोरोना काल में भी देखा कि पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस है और प्रकृति किस तरह से नाराज़ है हम सबसे, तो वो दिखा है। और उसके लिए चूँकि ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी है और बिना पर्यावरण ऑक्सीजन हमारे पास नहीं आ सकता, तो इसके लिए ज़रूरी है हर व्यक्ति, हर घर के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं वो जागरूकता अभियान भी चला रही हूँ लगातार। डिफरेंट मतलब अभी तक मैंने करीब 9-10 हज़ार पौधे लगा चुकी हूँ बच्चों के माध्यम से। चूँकि मैं एक टीचर भी हूँ तो बच्चों के साथ मिलकर, महिलाओं के साथ मिलकर लगातार प्रयासरत हूँ। विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर मैंने पर्यावरण के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपनी निभाई हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में लोग जागरूक हों और हर घर को एक ऑक्सीजन बैंक बना दिया जाए। हर 500 मीटर पे एक ऑक्सीजन बैंक हो, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रयासरत भी हैं हर एरिया में एक पार्क देने के लिए। तो एक ऑक्सीजन बैंक तो वो बना रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हर तरफ ऑक्सीजन बैंक इस तरह से अगर हो तो हम लोगों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। दूसरा, मैं ट्रांसजेंडर्स पे काम कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर्स के बीच, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको सम्मान तो नहीं ही मिलता है, लेकिन इनकी सुख सुविधाएं भी गवर्नमेंट साइड से भी नहीं मिल पा रही हैं जो मिलना चाहिए। एक आधार जिसकी ज़रूरत सबको है, एक मतलब हर चीज़ में उनको, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी अब नौकरियां, नहीं तो पहले की जो स्थितियां थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार से ही होते हैं, बाद में समाज प्रताड़ित करता है, लेकिन पहले वो खुद के घर में, क्योंकि जब जन्म होता है 9 महीना माँ अपने बच्चे को पेट में रखकर, कोख में रखकर जन्म देती है, उसे पता नहीं होता कि उसका बच्चा नॉर्मल है या ट्रांसजेंडर के रूप में आने वाला है। लेकिन
जब वो आता है तो माँ का तो प्यार उस बच्चे के प्रति वही होता है क्योंकि उसने अपने कोख से जन्मा उसे, लेकिन समाज के लोग, अपने परिवार के लोग, पति, पिता, सास, ससुर, सब लोग उस बच्चे को उठा करके, मतलब जैसे लगता है किसी कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उस बच्चे को जन्म देके, और उस बच्चे को उठाकर उसकी बिरादरी में, बिरादरी क्या होती है, उसकी बिरादरी में हम पहुंचा देते हैं। तो ये जब मैंने देखा, और उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, वो समाज के साथ मिल करके पढ़ाई करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वो सेम स्कूल, सेम कॉलेजेस में नहीं जाना, उसमें ही जो हिम्मत वाले होते हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ बैठ करके पढ़ना, और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, समाज से किया जाता है। तो जब मैंने ये पहले की सोच हुआ करती थी, ये सारे पहलुओं जहाँ लोग इनको थोड़ा गलत माने, लेकिन आज के लोग जो है वो पढ़ी लिखी है, वो इस हाँ चीज़ बिल्कुल को बहुत सारे, समझती मैं है। रेशमा जी की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, रेशमा जी काफी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये रेशमा जी जैसी कितनी सारी ट्रांसजेंडर्स हैं, बहुत कम है। एक छोटी सी पहल से ही शुरुआत, हाँ, से लेकिन ही पहल हुई है। है जी बिल्कुल जी। और मुझे ये लगा कि चूंकि वैसे लोग बहुत सारे हैं जो तमाशा दिखा करके, कहीं शादियों में, शादी ब्याह में कहीं गा करके, गाना गा करके वो लोग अपना पेट पालते हैं, तो मुझे लगा कि इनके लिए भी रोजगार के कुछ चीज़ें अगर हम लोग उपलब्ध करा पाएँ, तो अभी मैं अपने फाउंडेशन के ही माध्यम से उन लोगों तक जा रही हूँ। अभी लगातार कोरोना में उन लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराना, उन लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र, और उन लोगों के बीच कंबल, अभी ठंड में कंबल उपलब्ध, मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरा तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि और भी लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि समाज के बहुत सारे लोग, एक बुक भी लिख रही हूँ उन पे, तो समाज के बहुत सारे लोग जो उनको अभी गलत नज़र से देखते हैं, वो लोगों का थोड़ा सा हम लोग चेंज कर पाएँ। सरकार तो अपने तरफ से प्रयासरत है ही कि वो इनको भी एक जगह दे पाए, तो ये एक मेरा एक क्षेत्र ये भी है। दूसरा, मैं दिव्यांग लोगों के बीच मैंने बहुत काम किया है। भारत विकास परिषद, जब मैं स्कूल से कॉलेज में जस्ट गई थी, तो मैं जिन्हें पद्मश्री मिला, विमल जैन अंकल का नाम लेना नहीं भूल सकती, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और उनका जो मंच था भारत विकास परिषद, मैं उस मंच से जुड़कर, मुझे जहाँ सड़कों पर कोई दिख जाता था जिसके हाथ नहीं होते थे, जिसके पैर नहीं होते थे, जिनको कैलिपर्स की ज़रूरत होती थी, वैसाखी की ज़रूरत होती थी, उन लोगों को, या हियरिंग ऐड की किसी बुज़ुर्गों की ज़रूरत होती थी, मैं उन सबको लेके उनके यहाँ चली जाती थी, और बिल्कुल निःशुल्क वहाँ से उनको सेवा मिलता था। तो ये करते करते आप देखिए उनको पद्मश्री भी मिला, और आज एक हॉस्पिटल, ये पहाड़ी के पास एक हॉस्पिटल भी है, बैरिया के पास, जहाँ पे हमारा जो भी बस स्टैंड बना है वहाँ पे, और लगातार सेवा हो रही है। तो मैं उनके माध्यम से भी दिव्यांग लोगों के बीच जाकर उनके कैंप्स लगवाकर, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स उनको आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके, तो ये सारे काम भी मैं लगातार ये समाज सेवा के ही अंतर्गत ये सारे काम मैं कर रही हूँ। और भी डिफरेंट क्षेत्र हैं, स्लम के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, उसके बाद में फिर स्कूल में भी गार्जियन को प्रेरित करना, अभिभावकों को प्रेरित करना, उनको बच्चियों के साथ काम, मतलब खासकर बच्ची को पढ़ने भेजा जाए, उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाए। उन भ्रूण हत्या से रिलेटेड जो मैंने गर्भाशय बचाओ आंदोलन पे काम किया, भ्रूण हत्या की आप बच्चों को बच्ची जानकर, मतलब इस पे भी मैंने स्लम एरियाज़ में कई सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें कराई। तो मिला जुला करके लगभग सारे क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी तो मेरी पकड़ है ही, और मैं काम कर ही रही हूँ। और दीदी जी फाउंडेशन, मैं एक बताना चाहूँगी आपको कि हमारा एक मंच है दीदी जी फाउंडेशन। एक्चुअली जब मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार से मिला, तो भारत सरकार के पदाधिकारियों ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छी लाइब्रेरी चला रहे हो, गरीब बच्चों की लाइब्रेरी। मैंने यूनिसेफ से मुझे एक कार्टून किताब मिला था। अगस्टीन वेलियत वहाँ के इस समय पटना के डायरेक्टर हुआ करते थे। अगस्टीन वेलियत सर ने मेरे काम को देखकर, और मेरे प्रोग्राम्स में मैंने उनको, इन्हीं बच्चों को ट्रेंड करके मैं कालिदास रंगालय में डिफरेंट टाइम प्रोग्राम करवाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखार कर उनको, उनके अंदर के जो अलग अलग टैलेंट है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है,
तो क्यों ना मैं इन बच्चों को एक मतलब मंच पे लाऊं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ूं। तो इसके लिए मैंने उनको ट्रेंड करना शुरू किया और पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने ये ट्रेनिंग दी तो उनकी पढ़ाई में मन और लगने लगा। और उसी में ऑगस्टीन वेलियथ आए थे और उन्होंने मुझे वहीं पे एक कार्टन किताब दिया जिसमें अब्दुल कलाम पे किताबें थी, बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों पे किताबें थी। वो मुझे मैंने सोचा कि अगर ये किताबें मैं बांट देती हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा और बच्चे शायद इसको ले जाके कुछ दिन रखेंगे फिर फाड़ के फेंक देंगे भी। तो इस किताब को कैसे संजोया जाए, कैसे बचाया जाए, तो मैंने एक लाइब्रेरी ओपन कर दी, दीदी जी लाइब्रेरी। तो सभी बच्चे चूँकि दीदी जी कहते थे तो दीदी जी लाइब्रेरी वो बन गया। और चितकोहरा, कौशल नगर, मुर्गी बगीचा और उस विष्णुपुरी, मतलब बहुत सारे जगहों से बच्चे उसमें आने लगे। और उस किताब के आज लाखों की किताबें हैं। उस एक कार्टून किताब से मैंने धीरे धीरे इन 25 सालों में लाखों की किताबें वो हो गई हैं। और आज भी वो कुर्थौल में वो लाइब्रेरी चल रही है। मैंने उसे चितकोहरा से कुर्थौल शिफ्ट कर दिया है। और ये मंच जो है मेरा, ये भारत सरकार ने ही मुझे कहा कि भारत सरकार के जो पदाधिकारी थे कि आप इसे एक नाम दे दीजिए, आप काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं कोई एनजीओ से जुड़े हो। तो मैंने उनको उस समय मेरे मन में ना एक चीज़ चलती थी कि नहीं, मेरे अच्छे काम को ख़राब, क्योंकि जो समाज का सिचुएशन है तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उनसे ये चीज़ें कही कि कॉमनवेल्थ अवार्ड में भी जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि बेटा आपको मैंने अवार्ड इसलिए नहीं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड इसलिए नहीं दिया है कि आप उसे बस अलमारी में रख दीजिए, आपको इसलिए दिया है कि आप इस क्षेत्र को और फैलाइए, इस क्षेत्र पे और काम कीजिए, आपके अच्छे काम को रिकॉग्नाइजेशन हुआ है तो उससे आपको और काम के प्रति प्रेरित होना है और काम अच्छा करना है, तो इसके लिए आपको एक मंच बनाना ही पड़ेगा। तो दीदी जी होते होते उन बच्चों ने ही इसे दीदी जी फाउंडेशन कर दिया। और दीदी जी फाउंडेशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप कोई गूगल सर्च करें, आप यूट्यूब कहीं पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो उस पर वो आ जाता है दीदी जी फाउंडेशन। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी दीदी जी फाउंडेशन के बारे में, अभी तक गवर्नमेंट से 1 रुपया भी हमने कहीं से भी कोई प्रोजेक्ट और कहीं से भी कोई फंड्स नहीं लिया। और हम लोग सब मिलजुल के समाज के ही जो लोग हैं वही लोग आगे आते हैं। कोई कहता है हमारे तरफ से 200 पैकेट खाना बंटवा दीजिए, तो वो 200 पैकेट खाना आता है, गरीबों के बीच हम बंटवा देते हैं। कोई कहता है कि मैं एकेडमिक सपोर्ट की चीज़ें देना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं कंबल देना चाहती हूँ, तो 5 कंबल 10 कंबल करके 1000 कंबल हम लोग हर जारा में बांटते हैं, किसी की तरफ से 5, किसी की तरफ से 10, किसी की तरफ से 50। तो इसी तरह से ये मंच काम कर रहा है। पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता, तो हम सभी मैं नौकरी ही इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, खासकर अर्निंग। घर से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समाज सेवा अगर करना है तो मुझे पैसे कमाने होंगे और उन पैसों से मैंने नौकरी ज्वाइन किया। और चूँकि मैं एमएड भी थी उस टाइम, एमफिल भी मैंने कर लिया था, और मैंने सरकारी स्कूल को इसलिए चुना कि मेरे दिमाग में पूरे जुनून था, मैं गरीब बच्चों के साथ ही काम करूं, और लगातार कर रही थी। उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी मंच पे काम करूंगी, और इसीलिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल चुना और उन बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वर्ग को आपने आगे बढ़ाया, काबिल तारीफ़ है इस चीज़ की। सरकार ने कई योजनाएं बनाई, आप वो ज़रिया रहे जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप बतौर शिक्षिका भी कार्यरत हैं, आपने अपनी इस शैली को किस प्रकार समाज हित कार्य में शामिल किया? जी, मैं एक शिक्षिका के रूप में 2007 से मैंने ज्वाइन किया। बहुत ताने सुने शिक्षिका बनने में कि आप एक नियोजित शिक्षक के रूप में, आप जो लड़की एमएड कर चुकी है, एमफिल कर चुकी है, बीएड कॉलेज में, प्राइवेट बीएड कॉलेज में पढ़ाना है, उसको ऑफ़र भी आ चुका है पढ़ाने का, वो लड़की एक नियोजित टीचर बन के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए थे उस वक्त, मुझे बस इतना ही चाहिए था कि मैं बच्चों के स्लेट, किताब, कॉपी, उसका स्कूल फ़ी, उसके एग्ज़ामिनेशन फ़ी, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनका कुछ ड्रेस वगैरह, ये सब। तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई सपना नहीं था पैसा का कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो मैंने इसीलिए ये चुना था। और वो फील्ड पे बच्चे चुके थे, और सब गरीब घर के बच्चे ही ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में आते हैं। तो बतौर एक शिक्षिका के रूप में मैंने बहुत सारे काम किए। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं को मैंने कार्यरत करने की कोशिश की। मुझे 2014 से लेकर 2018 तक मेरा एक और अपलिफ्टमेंट ही कहिए इसको, मुझे एक कोऑर्डिनेटर बनने का मौका मिला, संकुल समन्वयक। मैं फुलवारी ब्लॉक की मध्य विद्यालय सिपारा की शिक्षिका हूँ। और मुझे जब
बतौर कोऑर्डिनेटर जब मुझे अपॉइंट किया गया तो मुझे 15 स्कूल मिले। मेरे लिए एक चैलेंज था, मैं एक स्कूल की शिक्षिका थी, मुझे 15 स्कूल के में काम करना था। बतौर मैंने 2500 बच्चों के साथ मैंने काम किया और कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा, जैसे मध्याह्न भोजन योजना है, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, बहुत सारी चीज़ें थीं जिनको मुझे अच्छे से करवाना था स्कूल में। तो मैंने कोशिश की, प्रयास किया और विभिन्न तरह के ट्रेनिंग्स शिक्षकों को देना। जो संकुल जो कोऑर्डिनेटर्स ट्रेनिंग देते हैं तो महीने का एक बार वो ट्रेनिंग होती थी हमारे स्कूल में ही, तो उनको देना। और हर स्कूल में घूम के मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, शिक्षकों ने मना किया कि आप इसको नहीं कर पाएंगी, आप मत कीजिए, इसमें स्कूल दौड़ना पड़ेगा, अलग अलग जगह गांव देहात में भी स्कूल है, दूर दूर है, आप कैसे करेंगी। लेकिन मैंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ले करके मैंने अपने लाइफ में कुछ सीखा, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। इस फील्ड पे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला और मैंने सारी योजनाओं को अच्छे से कार्यरत करवाया। उसी के बाद मुझे राजकीय शिक्षक सम्मान 2019 में मुझे राजकीय शिक्षक सम्मान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो कि करीब 4-4.5 लाख टीचर में 20 टीचर्स का सिलेक्शन किया जाता है, उसमें मेरा भी सिलेक्शन किया गया। तो मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि बच्चों के साथ, और मैं विभिन्न गतिविधियों में, जैसे साइंस की गतिविधियाँ होती हैं या फिर बच्चों के साथ स्पोर्ट्स का, फिर कल्चरल एक्टिविटी बच्चों के साथ, कोई भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी भी तरह की जयंती, सब में मैं एक्टिव होकर बच्चों के साथ में काम करती रहती हूँ। जैसा कि नम्रता जी हमने सुना है और जैसा कि हमने अभी तक जाना कि आपने कई लोगों को संवारा है, उनकी मदद की है, सेवा की है, ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि जीवन में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा और जिसका आपने डट कर सामना किया और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। बहुत सारी चुनौतियाँ आई ज़िंदगी में। इन 25 सालों के अंतराल में बहुत कुछ मैंने सहा भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सभी ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। आज भी कुछ लोग कहते ही हैं, और उन समाज में नहीं जाओ, उधर मत करो, ये मत करो, मतलब ऐसी चीज़ें मेरे भी आई कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब क्या मिल जाएगा ये करके। इस तरह के बहुत सारे सवालों के बौछार मेरे पास आते रहे। नौकरी छोड़ दो, समाज सेवा छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, और फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, समाज सेवा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि समाज सेवा मेरी ज़िंदगी है और अगर मैं उसे छोड़ दूँगी तो शायद मैं जी ही नहीं पाऊँगी। मेरी अंतरात्मा उसमें बंध चुकी है, और मतलब सारे टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, मतलब मैं घर के चीज़ों को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके, फैमिली को देखते हुए, घर के सारे दायित्वों को पूरा करते हुए, अगर मैं स्कूल का करके अगर मैं समय निकाल पाती हूँ समाज सेवा के लिए, तो ये मतलब मुझे लगता है मैं नहीं थकी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए उनके बीच, क्योंकि बहुतों को इंतज़ार होता है मेरा, बहुत बच्चों को मेरा इंतज़ार होता है, बहुत महिलाओं को मेरा इंतज़ार होता है, बहुत बुज़ुर्गों को मेरा इंतज़ार होता है। तो मैं अगर उनके बीच जाके उनका एक कुछ भी नहीं, अगर एक सहारा ही बन जाऊं, या मेरे से अगर उनको थोड़ा सा कुछ मेरे करने से कुछ मदद हो जाए उनकी, तो मैं वो करती हूँ। और बहुत सारी चुनौतियों को मैंने झेला भी है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं एक सफल महिला हूँ। और महिला सशक्त, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया है, और मैं धन्यवाद देती हूँ उनको, जो शराबबंदी उन्होंने की है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कि जो महिलाओं की बद से बदतर स्थिति थी, ये शराब एक उसमें बहुत ही अहम रोल निभाता था। तो आज महिला सशक्त बन पा रही हैं, इसके लिए वो बहुत ही मतलब उनको बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और मैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी इसलिए लगातार प्रयासरत हूँ, ताकि मैं मुख्यमंत्री जी का भी सपना पूरा कर सकूँ कि मैं एक जब उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जब उन्होंने उन शिक्षकों पे भरोसा किया जिन और राजकीय सम्मान से सम्मानित किया, तो हमारा दायित्व तो और बढ़ जाता है कि कैसे हम समाज के प्रति और ज़्यादा कर गुजरें, और ज़्यादा अभिभावकों के प्रति, अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के प्रति, उन बच्चियों के प्रति जो विद्यालय नहीं आ पा रही हैं, उनको कैसे घर लाएं। तो किस तरह से जो स्कूल में मैंने देखा कि
कैसे लड़की की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है। ये जीत है हमारी, हम महिलाओं की, हमारी नारी शक्ति की जीत है, जो लगातार आप देख रही हैं। और उनको आज जो मोटिवेशन मिल रहा है, जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, 33% आरक्षण की जो बातें हुई, या जो हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर मैट्रिक पास कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है, अगर बीपीएससी कम्पीट कर रही हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। तो ये छोटी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पारितोषिक से इंसान का और निखरता है। अगर हम छोटे से छोटे चीज़ों के लिए पारितोषिक देते हैं तो इसलिए ये पारितोषिक का जो देना होता है, मैंने अपने स्कूल में बना रखा है। कोई भी बच्चा छोटे से छोटा कुछ भी करता है तो उसको, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसको अभी बाल संसद के माध्यम से, मीना मंच के माध्यम से मैं लगातार बच्चों को एक ऐसे मंच के दे रही हूँ जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। शिक्षा केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इस पे प्रयास कर रही हूँ और इस पे काम कर रही हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो केवल उनका शारीरिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास भी हो। वो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ आए, छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से छोटे छोटे गतिविधि करें, साइंस एग्जीबिशन हो, बल्कि मतलब हर क्षेत्र में पूरे एक विद्यालय का दायित्व तो केवल शिक्षक पे ना हो, तुम्हारी भी दायित्व बनती है। तुम्हारा भी ये घर के बाद तुम्हारा ये दूसरा घर है जिसको तुमको संवारना है, जिसको तुमको निखारना है। और शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चे, जब ये तीनों अगर सजग होंगे तो हमारा विद्यालय एक सुंदर विद्यालय होगा और हमारे सपनों का विद्यालय होगा। जैसा कि कहते हैं कि सरकार की हमेशा से कोशिश रहती है कि उनके राज्य के लोग हर क्षेत्र में तरक्की करें, और आप जैसे लोगों के योगदान से ये अभियान में 4 चांद लग जाते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि आप कई तरह के संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि इन संस्थाओं के ज़रिए आप किस प्रकार अपने समाज हित कार्य के शैली को या कौशलता प्राप्त करने में ये आपकी सहायता करते हैं? जी, मैं बहुत सारे मंचों से जुड़ी हूँ, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का, जिसके ग्लोबल अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद सर हैं, जो मेरी प्रेरणा है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे इन्हीं कार्यों को, समाज सेवा को देख करके और मेरे दीदी जी फाउंडेशन के कार्यों को देख करके उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व दिया प्रदेश अध्यक्ष का। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस बिहार चैप्टर का मुझे अध्यक्ष बनाया और तब ये खड़ा करना था इसको। और आज मुझे खुशी है कि ये 1.5 सालों के मेरे अथक प्रयास से, मेरे पूरे टीम के प्रयास से, पूरे बिहार के हर ज़िला में और मतलब पूरे बिहार में ये जीकेसी ने अपना खड़ा हो गया और आज मुझे प्रमोशन के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर मानव अधिकार एवं समाज सेवा का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद उनको देना चाहती हूँ इस मंच से, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सतत कार्य करना, बिना थके, बिना रुके, डट कर मुकाबला करना, ये मैंने उनसे सीखा है। और मैं और भी मंचों से जुड़ी हूँ। अगर आप कहें तो मैं रोटरी चाणक्य से जुड़ी हूँ, जिससे मैं नाम लेना चाहूँगी मेरी वहाँ की प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंटली चेंज हो गई हैं, अर्चना जैन जी का धन्यवाद करती हूँ। अर्चना जैन जी ने भी मुझे बहुत बढ़ाया, बहुत कुछ आगे बढ़ने में मेरी मदद की, मुझे बहुत हिम्मत दिया, बहुत सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए मुझे हिम्मत दी। और पूरी रोटरी चाणक्य टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लगातार मुझे इन सब। उसके बाद भी बहुत सारे मानव अधिकार ट्रस्ट है, उसके बाद में एक प्रहरी संस्था थी, बहुत सारे लायंस क्लब है, बहुत सारे लोगों के साथ मैं जुड़ करके लगातार कार्यरत हूँ। वर्तमान में आप किस किस पहलुओं पे कार्य करिए जो चाहती है कि हमारी आम जन जाने और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाए? जी, वर्तमान में मेरा पूरा फोकस संस्कारशाला पे है। वर्तमान में मेरा पूरा फोकस, हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रतिभा है, हर बच्चे के अंदर की प्रतिभा, चूँकि हायर एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है और उस हायर एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और महंगाई के बाद में गरीब घर के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन सोच पाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, मैं सभी शिक्षकों से इस मंच से भी आग्रह करूँगी कि अपने अपने स्कूलों में जो आपके साथ जो बच्चे हैं, उन बच्चों की प्रतिभाओं को पहचान कर उन बच्चों को निखारने की ज़रूरत है, उन बच्चों को उस ओर प्रेरित करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी लगातार इसी चीज़ पे कार्यरत हूँ।
जैसा कि नम्रता जी आप यहाँ पर आएँ और कई प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की और हमें बहुत सारी प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो आप चला रही उससे रूबरू करवाए, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की अति विशेष मेहमान समाज सेवी डॉक्टर नम्रता आनंद, जिन्होंने हमें बताया कि क्या होते हैं सही मायने जीवन जीने के। एक दूसरे के लिए एक साथ तत्पर होकर जीना ही सही मानव जीवन है, मतलब मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, पटना फ्रेजर रोड, पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।